गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाउड इंडिया टीवी के इस खास पेशकश ये क्या हो रहा है में मैं निशांत वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हमने बड़ा सोच समझ के आज एक मुद्दा उठाया है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि ये मुद्दा इस देश में राजनीति से लेके हर दायरे में इसको डिस्कस किया जाता है। हमने सोचा है कि आज मुसलमानों के बारे में बात की जाए, भारतीय मुसलमानों के, क्योंकि 1947 में 1947 में जब से देश आजाद हुआ, मुसलमानों को लेकर के देश में बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारी बातें विभिन्न प्रकार से होती रही। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस सच काइंड ऑफ इश्यूज, मैं चाहूंगा कि मैं आज अपने कुछ मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूं आपसे और उनके थ्रू हम जानने की कोशिश करें, मैं भी अपना पक्ष रखूं कि भारतीय मुसलमान मतलब क्या। और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं बैंगलोर से सैयद असलम पाशा साहब को, जो कि जनता दल सेक्युलर जेडीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। सैयद साहब आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत लाउड इंडिया टीवी में। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, डॉक्टर नजमा करीम। डॉक्टर नजमा करीम एनआरआई मुस्लिम है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है और नॉर्वे में करीब 30 सालों से लगभग रहती हैं। तो आज की चर्चा में हम दोनों मेहमानों से ये बात करेंगे। नजमा जी, आपका भी स्वागत, सैयद साहब आपका भी स्वागत। पहला अस्सलाम मुद्दा जो वालेकुम। मैं उठाना चाहता हूं, वालेकुम, पहला मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं और वो थोड़ा सा राजनीति से कंसर्न्ड है, इसलिए हम उसको शुरुआत करेंगे। डॉक्टर नजमा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सैयद असलम साहब से, मुस्लिम्स आफ्टर 1947 सुंदर भारत देश में आप मुसलमानों को किस तरीके से देखते हैं? आपके ओपनिंग कमेंट्स की हम चाह रखते हैं, लगभग 2 मिनट। निशांत जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मेरे को ये प्रोग्राम में बुलाया और काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है आपका। आप तो मतलब मेरे साथ बैठते हैं रोज पैनल में, बट इस पहली बार आप एंकर बन के बैठे हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात है। निशांत जी, मेरा स्टार्टिंग कमेंट ये होगा, आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, मुस्लिम्स इन इंडिया करके। from the year 1947 हमने देखा है Muslims have been politically exploited, right? The basic point in India is nobody is looking at the welfare of the Muslims, be irrespective of the political parties जो भी है निशान जी. I think that the Muslims are being exploited. I would say politically exploited. See, if you see in 1947, since we got independence, जब से 1947 में जब हम लोगों को आजादी मिली थी, 1951 में सेंसस हुआ था, राइट? जब 1951 में सेंसस हुआ था, राइट, we have seen the population of Muslims was 10%, all right, and the population of Hindus was 83%. So let me start with that. And as we have gradually seen, right, as we have gradually seen in the year 2011, we have done the census again, and we have seen that the population has risen to 14.2%. फर्स्ट ऑफ ऑल, दी जो ढोल बजाते रहते हैं राइट विंगर्स के, मुस्लिम्स आर टेकिंग ओवर द मेजॉरिटी हिंदूज, मुस्लिम्स विल ओवर पावर द हिंदूज, ये एकदम मनगढ़ंत बातें हैं. इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स एंड इट इज फार फ्रॉम रियलिटी, right? And if you see, the growth rate of Muslims has fallen in the last 3 decades, right? The actual जी असलम भाई, आई विल टच बेस, मैं जरूर टच करूंगा ग्रोथ ऑफ मुस्लिम्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन, अदरवाइज इन द लेटर पार्ट ऑफ द शो। लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये बहुत जानना जरूरी है कि जब 1951 1951 का जो पॉपुलेशन सेंसस था और उसके बाद आज जो पॉपुलेशन सेंसस है, इसको जिस तरीके से राइट विंग, और हम राइट विंग पे भी आएंगे
जो हमारा फ्रिक्शन रहता है राइट विंग के साथ उस पे आगे, तो राइट विंग के ने इस चीज को कैसे एक्सप्लॉइट किया है। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। और मैं डॉक्टर नजमा करीम जी से इसी चीज पे मैं ये जानना चाहूंगा कि नजमा जी, आप तो लगभग 30 सालों से 30 ईयर्स से आप विदेश में हैं, और हाँ, मैं आपको जानता हूं कि आपका भारत प्रेम अजोड़ बेजोड़ और सवाल करने लायक है भी नहीं। सवाल ये उठता है क्योंकि आज मैं भारत में दर्शकों को, एंड वी विल बी डूइंग दिस प्रोग्राम इन बोथ द लैंग्वेजेस, मिक्स ऑफ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, क्योंकि ये मैं चाहूंगा कि पूरे देश में, जिसमें दोनों भारतीय ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी समझी जाती हैं, तो सब तक ये बात पहुंचे। तो नजमा जी, आई विश टू अंडरस्टैंड प्राइमरली दैट बाहर अब्रॉड में जिस तरीके से क्या देखा जाता है भारतीय मुसलमानों की तरफ या भारत की तरफ, खास करके इस टॉपिक पे कि 1947 में देश आजाद हुआ और आज 2020 में भी हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। व्हाट इज इट दैट पीपल आउट देयर एंड यू थिंक एंड फील अबाउट इट? फर्स्ट अलाउ मी टू आपको नमस्ते, सत श्री अकाल सबके लिए, सब लोगों को, और आदाब क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ। और फर्स्ट लेट मी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। आपके तो बहुत वायरल होते हैं आपके प्रोग्राम्स पूरे। आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच सर। जो मुद्दा आप उठाए हैं दैट वाज इट्स लॉन्ग ओवरड्यू। मैं दूसरे चैनल्स में इतना सुनती नहीं हूँ, आपने बहुत अच्छी मुद्दा उठाए हैं और फोकस कर रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स का क्या हाल है आज का। अब आप देखिए, नॉर्वे में सब समझते हैं कि इंडिया में सिर्फ हिंदूज है, मुस्लिम्स नहीं है। अगर मुस्लिम, जब मैं बोलती हूँ नहीं मैं मुसलमान हूँ, इंडिया से हूँ, तो वो बड़ा अजीब तरीके से देखते हैं। हम समझे सिर्फ पाकिस्तान में ही है सब मुस्लिम्स, इंडिया में कोई नहीं है। फिर मैं उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, इंडिया में 80% हिंदूज है, उसमें 20% दूसरे और भी है, और मुस्लिम्स का तो 14.5% है, जैसा साहब ने बोले थे। और उसके अलावा इन लोग में जब इंडिया की बात करते हैं तो at least in Scandinavia, I'm not talking about other places in Europe, in Scandinavia I'm focusing on, यहाँ पे ये समझते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स है ही नहीं, ना के बराबर। Oh my God. Yes, these are the reality, these are the facts. And in Norway, yeah, they don't have any idea about, उनके पास सिर्फ हिंदू न्यूज आता है, वो सब इंडियंस को हिंदू समझते हैं। ये है रियलिटी। ओके, तो ये अभी हाल का है या पहले से आपने, बिकॉज आपको तो 30 इयर्स हो गए वहां रहते हुए? जी हाँ, यही हाल है। वो समझते हैं इंडिया में सिर्फ डेमोक्रेटिक है कंट्री, पर वो पार्टीशन के बाद का जो बात कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ज्यादा सारे लोग जो है सो सब पाकिस्तान चले गए हैं, इंडिया में सिर्फ इंडियंस हिंदूज ही है और शायद क्रिश्चियंस होंगे, और मुस्लिम्स का तो उनका कोई यही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। और यहाँ तक कि यस, पाकिस्तानीज भी बोलते यही है यहाँ पे। अच्छा, आप मुसलमान हैं इंडिया से? नहीं, नजमा जी जो बता रही हैं ये बहुत, दोस्तों, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि नजमा जी खुद नॉर्वे में 30 साल से रहती हैं, पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोप को समझती हैं वहां पे रह के। और अगर वो ये हमको आज बता रही हैं कि उन देशों में, खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जिसमें मेरे ख्याल से फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आई थिंक यही लोग मैडम आएंगे शायद देश, ऑस्ट्रिया वगैरह जो आपके हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। हाँ, तो अगर इन देशों में, अगर दोस्तों ये जान करके बड़ा चौंकाने वाली चीज है, बजाय कि हम भारतीय मीडिया में जो रोज कहानियां और इधर उधर की बातें देखते सुनते हैं, आज देखिए काफिला कहाँ लुटा। क्योंकि ये अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो इंडिया के साथ बहुत सारा बिजनेस करती हैं, अगर वहां पे रहने वाले हमारे एनआरआई मित्र डॉक्टर नजमा करीम ये बता रही हैं दोस्तों कि वहां के लोग ये मानते हैं कि इंडिया में, भारत में मुसलमान है ही नहीं या फिर ना के बराबर है, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत अमेजिंग चीज, इंफॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से ये बात पूरे भारत को पता चलनी चाहिए, क्योंकि हम पूरा भारत तो वहां जाके देख नहीं सकते। लेकिन मैं अब डॉक्टर नजमा जी, मैं आपको रोकते हुए अब जाता हूं मैं सैयद साहब के पास। सैयद साहब, बात छेड़ी थी
कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडिया के अंदर नहीं चल पाया मुसलमानों का, चाहे किसी भी पार्टी ने रूल किया हो राज्य में या केंद्र में। मैं आज आपसे, मैं इस पे खुद अपना एक ओपिनियन रखता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक अपनी बात रखें कि ऐसा क्या हुआ 1947 के बाद कि आज भी 2020 में और कोई कहे ना कहे, सैयद असलम साहब ये बात कह रहे हैं शो पे कि मुसलमानों का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुआ या कम हुआ। इस पे आप कुछ लोगों को बताएं। निशांत जी, पहले तो मैं आपको सच्चार कमेटी का जो रिपोर्ट था उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। आपका लिटरेसी रेट जो है, सच्चार कमेटी 2006 में जब पब्लिश हुई थी, उसमें लिटरेसी रेट 65% नेशनल लेवल पे बताया था, और मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट इट वाज शोइंग अस 58%। एंड आई वाज मैंने द लास्ट सेंसस व्हिच हैपेंड इन 2011 आल्सो आई हैव सीन दैट, मैंने वो भी देखा है। लिटरेसी रेट में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है मुस्लिम्स का, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, द लिटरेसी रेट इज स्टिल ट्रेंडिंग अराउंड 58%। एंड लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, फॉर एनी कम्युनिटी, अगर आपको कोई भी कम्युनिटी प्रॉस्पर करना चाहते हैं, उनका लिटरेसी रेट अच्छा रहना चाहिए, राइट? सो इफ आई कोट द एग्जांपल्स, you look at the literacy rate of Christians at 74%, they are doing much better. Look at the literacy rate of Jains, there it is at 84%. They are doing much better than the Muslim community. Now what has happened that the literacy rate is so low? One of the major reasons for that is, Nishant bhai, I would think poverty is the biggest reason, right? And the Sachar committee had categorically told that definitely equilibrium has to be brought in between all the communities. The edge has certainly has to be given to the Muslims because they are underdeveloped and they live in poverty. However, that has not happened. Even after 15 years of the Sachar Committee's report, we see the Muslims, having the literacy rate at 58%. And it is directly correlated. It is directly correlated to the development of the community, the economy of the community. It is directly correlated. So Muslims are definitely are lagging behind. I will also one more aspect. Yes, I will interrupt you and I will raise a question on literacy part of it. By and large, Nishant Verma understands these two phrases. One is literacy, which is about how to write, how to read, and the other is being educated. So literacy and educated are two different things which I comprehend. My question to you is, because you raised a particular thing कि हम ठीक है, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं पर हम देश की भी बात कर रहे हैं। आपने ये बात रखी प्रोग्राम के अंदर कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि किसी की भी सरकार आई हो राज्यों में या केंद्र में, वो ही जिम्मेदार होती है। लेकिन मेरे ख्याल से, और मुझे करेक्ट करें अगर आप मेरा सवाल पूरा होने पे, भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ये किसी कम्युनिटी को डेवलप नहीं करती हैं, ये हर सिटीजन को डेवलप करती हैं। ये इनका प्राइमरी गोल होना चाहिए कम से कम। और इसमें से सवाल ये उठ के आता है कि जो आपने लिटरेसी रेट पिछले सेंसस के हिसाब से भी बताया कि 58% यानी 58% आप कह रहे हैं मुसलमानों में लिटरेसी रेट है, और बाकी भारत का 65% के आसपास आपने लिटरेसी रेट बताया। आप जब, और ये सवाल मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक लार्जर क्वेश्चन बनेगा कि अगर 60% मुसलमान ही पढ़ा लिखा है और 40% नहीं है, पर भारत की एवरेज में मान लेते हैं कि हिंदू जो है वो 65%, 65% लिटरेट है और 35% नहीं है, लेकिन वो जो 35% हिंदू अनपढ़ है, इलिटरेट है, वो पूरे के पूरे मुस्लिम जनसंख्या से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट टारगेट है एक बेटरमेंट का, लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है पूरा का पूरा? देखिए निशांत भाई, इसमें तीन चीज आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, इसमें तीन चीज आते हैं। इसमें पहले आता है लिटरेसी। लिटरेसी इज हाउ डू यू लेटर, यू मीन टू से हाउ द बेसिक एजुकेशन, द प्री मेट्रिकुलेशन एजुकेशन, राइट। दूसरा चीज आता है स्किल डेवलपमेंट।
Skill development मतलब what additional courses have you learned to earn. और तीसरा चीज होता है occasional courses. If all these three things don't go hand in hand, definitely the community will not prosper. And मैं और एक चीज और एक फैक्ट आपके सामने रखूं, in our nation the community which has the highest count of community which has not done any educational program is Muslims. Between the age of 7 and 35, the maximum youth who have not done the educational programs is Muslims. And what could be the reason for this? I would not only blame the government, I would also blame the community leaders who have not taken the community. We want reforms. आज community में हम लोगों को क्या चाहिए? Reforms चाहिए. We don't want politicians. We don't want politicians who just give money and send them off, who do sweet talking and send the community people back home. We want reformers. We want reforms in education. We want reforms in health, right? And so निशान जी एक बॉब मर्ली का कोट याद आ रहा है मेरे को आज, right? All the politicians are very poor. They don't have anything other than money, right? Absolutely, so that's exactly what is happening today. वंडरफुल पॉइंट रेज्ड बाय असलम भाई. असलम भाई ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है. मैं थोड़ा सा उसको अपने तरीके से भी पेश करना चाहूंगा कि मैं तो ना तो पॉलिटिशियन को ब्लेम करूंगा, ना एक इंसान को ब्लेम करूंगा, ना मैं किसी कम्युनिटी को ब्लेम करूंगा, ना कम्युनिटी या रिलीजियस लीडर्स को ब्लेम करूंगा. ठीक है, हर एक का अपना अपना शब्दावली होता है, फ्रेजोलॉजी होता है. जो असलम भाई ने कहा मेरे हिसाब से वर्ड टू वर्ड सही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये एक कंप्लीट सेटअप का फेलियर है, जिसमें जो आगे के हमारे मुद्दे हैं उसमें हम जाके जब जाएंगे दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि असलम भाई ने जो इतनी इंपॉर्टेंट बात करी, एंड ही हैज ब्लेम्ड द गवर्नमेंट्स एज वेल एज द रिलीजियस कम्युनिटीज फॉर द पुअर डेवलपमेंट तो होता है, बट द ग्रोथ रेट बीइंग नेग्लिजिबल और वेरी स्लो. क्योंकि उस पे मैं डॉक्टर नजमा करीम जी से पूछना चाहूंगा दैट Najma ji, the growth and development of Muslims that we observe here, and also as highlighted by our dear friend Syed Aslam Bhai, why do you think you went to Norway to work? Why do you think that you don't wish to come back apart from having a family in Norway? Maybe you will come for a vacation. And when I say you, it does not mean Dr. Najma Kareem. I am talking of, I would say, millions of Indians who live outside India. Could they be Hindus, Muslims, or any other religious faction, or atheists, which we don't mind? The larger question is, what made people migrate out, and why are they still not coming back to India? And I am pointing here the Muslim community, knowing that the Muslim community in India is not helpless but growing pretty slowly. Yeah, मैं समझती हूँ first reason would be that आपको जो living standards है, everybody wants छत, खाना, पहनने के लिए कपड़े. These are the basic things which every human being wants. And this, maybe in India also you will get, I'm not talking about the average Indian, who like to migrate, not the rich and not the very poor. I'm talking about the middle class here. इंडिया में अच्छा एजुकेशन ले लेते हैं ये लोग, बिकॉज नेहरू जी के जमाने से जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस देके यूनिवर्सिटीज बने हैं, वी हैव दीस आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, अपने यूनिवर्सिटीज एंड IMTs, IITs, सब यहाँ से एजुकेशन ये लोग टैक्स पेयर्स के मनी से ले लेते हैं. फिर once they are educated and they have the means, the first thing they think, I want green card, USA is the first option. अब तो UK तो बहुत भर गया है. फिर यूरोप में आए, जब USA UK नहीं मिलता तो यूरोप लेते हैं. आजकल तो चाइना जा रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं. But चाइना अब नहीं जा रहे. China अब नहीं जा रहे. Yeah, now they are not going. But you will be surprised to hear there's so many Indians who have educated in China working here, and China and Russia as well. रशिया की भी है काफी जो एजुकेशन लिए है. एंड मेरे को ऐसा लगता है बेसिक इज बिकॉज आप देख लीजिए लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ का, इंडिया से बाहर, what a rich man can afford in India, an ordinary person affords here.
That is one of the reasons, I think, which... Nadma ji, what you have just said actually draws my attention to something very important. Because first of all, my question has been answered partially. So I will repeat the portion that has not been answered yet by you. And then I'm adding a portion to this question. Kindly bear with. I think you said कि लिविंग स्टैंडर्ड जो बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज में है, वो मैं समझता हूं कि शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है तो फिर वो उससे छुड़ाना बड़ा डिफिकल्ट होता है. आई कंप्लीटली अग्री टू दैट. बट इज इट नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इंडिया में ठीक है, पॉवर्टी है, खाने पीने की, नौकरी की, पैसे की कमी है, और अब तो ये कोरोना स्कैम, आई डोंट कॉल इट कोरोना काल, इट्स अ डैम स्कैम दैट हैज हैपेंड इन इंडिया, बिकॉज ऑफ विच तो ये और दुर्गति हो गई. बट माइनस द कोरोना टाइम, डोंट यू थिंक एंड फील दैट ये जो बाहर जाकर के सेटल हो जाना है, वो लिविंग स्टाइल, वर्क स्टाइल तो है, बट इज इट नॉट द इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजियस फंडामेंटलिज्म versus liberal religion here or religious beliefs here that is helping our citizens, could they be Muslims or otherwise, residing out there and not coming back? Yes, that is also one of the factors. अब जो भी बाहर रहते हैं उनको, people want to come, like I also would like to come back to India and do something good for the India. लेकिन then you have the question of your offspring, बच्चे, they don't want to come back. और जब जितने भी जाते हैं, you know, Indian tradition है, you get married, you have children, you settle down, and then the children education comes and their life becomes more important to parents than their own life. This is also one of the factors that keeps them where they are. For example, wherever they go and settle, that is also one of the factors keeps them tightly bound to that place. अब जब ये बोल रहे religion, I mean religious freedom जो है ना, यहाँ foreign countries में, I think जैसा इंडिया में लोग 90% टेम्पल जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं. पहले जब मैं जब बड़ी हो रही थी, you know, when I was growing up in India, religion was not an important thing. You know, it was only restricted to home. But now I see in India, religion is everywhere. You know, without religion, you don't get past. But this was not the case when I was growing up in India. वो एकदम अलग माहौल थे. और अब जो है सब बाहर के कंट्रीज में आप देखिए, नॉर्वे में कोई भी नहीं जाता है चर्च को. अगर चर्चेस है, कोई भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है. ये इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? पॉलिसीज. गवर्नमेंट आपको कौन से पॉलिसीज दे रहे हैं और कौन से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो उस प्रकार से ये अपने लीडर्स को चुनते हैं कि उनको जो उनको फिट होता है वो लीडर्स को चुनते हैं पॉलिसी के हिसाब से, ना कि उनके पॉपुलैरिटी के हिसाब से. जैसे मोदी जी यहाँ पे कहते हैं, तो वो वैसा नहीं होता है. वहां पे वहाँ पॉलिसीज के ऊपर होता है, आप क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, आप क्या लोग को दे सकते हैं, उसके ऊपर आधार से. और दैट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू लिव अब्रॉड, बिकॉज दे फील दैट दे आर, I mean, they stay there and their work output and the tax what they pay, उनको justification हो रहा है. You know, they're getting returns. हाँ, बिल्कुल, I completely agree with you. And नजमा जी जो कह रही है, in fact, I am going to carry forward the same question to Syed bhai. Aslam bhai, I am carrying forward this question to you, and I wish to ask you, you are connected with politics, you are a Muslim, and above all, you are an Indian. I have a very simple question to you, and I'll give you all the time that you require in order to answer this. Please tell India about the friction between religious fundamentalist Muslims in India and the liberal Muslims in India. I'm sure nobody asked you this question ever. That's an interesting question. Of course it is. Okay. Now, Nishant, I want to tell you one thing. मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ. Being religious cannot be called as you are a fundamental. If you're following a religion, you cannot be called as a fundamentalist, right? If you can follow your religion and you can be liberal too. All right. Now, why has this question come into picture now? Right? We have seen from the last 7 years
there's a ideology which is being promoted in our country. Earlier, we never used to wear our religion on our sleeve. It used to be in our heart. It never used to be on our mouth, on our tongue. Okay. It always used to be in our heart, right? Religion has to be in your heart, not on your mouth, or you don't need to wear it on your sleeve. The divisive politics which is being promoted by the ruling government for the last 7 years has promoted this, right? We used to live happily, and even today as a practicing Muslim, I am telling you, I am happy. I am freely following my religion. Just because your program is being viewed across the globe, right? I need to tell everybody, I need to give them an assurance that Muslims are safe and we're happily living and practicing our religion here. It's not that. We might have political differences with the ruling government. There are, the fascist forces which are definitely promoting the Hindutva ideology. There's a lot of difference between Hinduism and Hindutva, which you always keep saying this. Nishant bhai, you always keep saying this in the TV programs, and I have stolen this from you. There's a lot of difference between Hinduism and Hindutva, right? So yes. I strongly believe in that. Okay, there is no threat for any practicing person of any religion in India. Let me make it very, very clear. Well, of course, there are differences, but in democracy, you are allowed to follow your religion. You are allowed to practice whatever you want. You are allowed to eat whatever you want. You are allowed to wear whatever you want. But because of this fascist forces, the thin line is being broken. We are heading towards fascism if we don't stop this. As a responsible opposition, Nishant bhai, I do it and you do it on a daily basis. We need to ensure that we break this barrier. We need to ensure that democracy prevails back in India. Yes. Here is what Aslam bhai has just said, and I completely conform to this, that in India, all the communities are safe. However, and this is globally we are telling, and the reason for that is because primarily we all are safe in India. Crimes do happen and take place. There is no doubt about it. But that's a global and a universal phenomenon. Now the reason why in India, and this is my injection into the program here, that the reason why we talk and our media talks too much about Hindus and Muslims and what is happening and hypes up if a particular murder has happened or if something has happened, in terms of, they make it communal, because as rightly pointed out by Aslam bhai, that these fascist forces, they have a role to play. They have their way in towards the politics. I'll highlight here. And I'll request the PCR to bring all my guests together. The reason why this is happening here today is because primarily the world should know that Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, the parent body of Bharatiya Janata Party, the dispensation which is ruling this country today, I must tell you, is by its own written rules, and I'm not saying unwritten rules, written rules against the Muslim community in India. The reason for that is because when you read books written by these RSS, founders like Mr. Golwalkar, there's a very infamous book called Bunch of Thoughts, portions of which has been rejected by the current RSS chief, Mr. Mohan Bhagwat also. That no, we don't believe in that. So primarily they don't believe in their own ideology. However, the undercurrent is, in the shakhas, it is given a complete blanket cover that RSS people are supposed to be against Muslim community. Now, why do I raise this pointer here and give my injection in the program here? Is because, viewers, let's be very clear. RSS is not the management for Hindus in India. Exactly. हिंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघी लोग हैं, वो कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, या हिंदू द वे ऑफ लाइफ के ठेकेदार नहीं है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया. लेकिन 1947 में, एंड हियर इज अ पीस, वेरी इंटरेस्टिंग पीस फॉर एवरीवन, 1947 में जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों के चुंगल से, एक जगह पाकिस्तान बना, एक जगह इंडिया बना, उस समय अगर आप जीवनी यानी कि ऑटोबायोग्राफी मिस्टर एल के अडवाणी की पढ़ेंगे, जो कि
एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उसके एक उन्होंने मुझे प्रेजेंट करी थी जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1947 में आरएसएस was nothing, it was a very small organization and they RSS members were looking up to Congress in order to make India good. जब वो उनके हिसाब से नहीं हुआ, and then जनसंघ came into play and then later in BJP in the 1980s. The reason why I injected this is because I wish to go to Najma ji here. Najma ji, we all know for a fact, and which is, you know, bizarrely highlighted by Indian media, most of them, that there is a huge friction between Muslims and RSS in India. I wish to understand, first of all, is this being told to you through the media and otherwise out there in Scandinavian and European countries? Is this true? There is a friction. I mean, this is undeniable. There is a friction between the fascist way of thinking and वो तो polarize कर देते हैं ना, तभी तो उनका आगे बढ़ता है. अगर democratically किए तो who will care for RSS? जब पोलराइज किए, जैसे आप हिंदुत्व की बात आप किए हैं, बहुत अच्छी बात किए हैं, क्योंकि हिंदुत्व इज नॉट हिंदुइज्म. अगर आप शशि थरूर का बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें साफ साफ से he has very nicely argued why he chose to be a Hindu and how Hindutva differs from Hinduism. हिंदुइज्म जो इंडिया में है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें उनके आइडियोलॉजी से, उनका वे ऑफ द हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, कैन से दैट इज वेरी डिफरेंट from RSS and of course जब आप जब वो रिलीजियन के बेसिस से पोलराइज कर रहे हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ सेक्युलर कंट्री, जहां पर माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन देम दैट राइट एंड राइट ऑफ इक्वालिटी, दैट इज egalitarian लाइफस्टाइल फॉर ऑल रिलीजियंस. सो वो जो है सो RSS के फेवर में नहीं है वो, इसीलिए तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वो मुस्लिम्स हिंदूज में अगर झगड़ लगा है तो उनका आगे बढ़ता है, नहीं तो उनको कौन पूछ के देखता है. बिल्कुल सही. नजमा जी ने जो बात कही, मैं उसको बिल्कुल मैं वर्ड टू वर्ड एग्री करता हूं नजमा जी की बात से, और इसीलिए मैं डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल कैरी फॉरवर्ड करते हुए ले जाता हूं असलम भाई के पास. असलम भाई, हम सब जानते हैं हम सब सेफ हैं, पर हम सब ये भी जानते हैं कि आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस है, उसका जो फ्रिक्शन है, उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी बेटियां डॉटर्स लाइक बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल एंड सो ऑन, दे यूज इट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड हेंस द लार्जर पिक्चर कम्स आउट टू बी ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम. व्हाई? Nishanji, I think it's the apt time. I want to use one of the shairis of Rahat Indori Saab. सभी का खून शामिल है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. Right? So how much ever the divisive forces, the fascist forces try to divide us in the name of Hindu, Muslim, Sikh, Isai or whatever, we are united. This country has lived united and it will stay united. The fascist forces, they are trying their best to do it, but we will never allow that to happen. Right? We have seen multiple examples in the recent COVID times. We have seen when the entire world was fighting against the pandemic. सारी दुनिया फाइट कर रही थी पैंडेमिक के अगेंस्ट, और अपने बैक इन इंडिया, अपने हिंदुस्तान में, we were trying to create a narrative that the Tablighis and the Muslims are responsible for this, right? Ultimately, what happened? Okay, there were problems with some people in some parts of the country. There were problems, but ultimately, what happened? The truth came out, and the entire country knows who is responsible for this divisive politics. They have fallen flat on their agenda, and also you need to know, and I and you personally know that we have attended hundreds of debates on this. Even the media houses have fallen flat on their agenda, and the country knows who tried to divide the nation. Right? Absolutely. How much ever you try, आप जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी जोर लगा लो, this country will stay united, and the fascist forces will be thrown out of power. Not only in India,
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं निशांत भाई, पूरी दुनिया में आप देखे हैं, wherever the fundamentalist forces have taken the reign of power, they have been thrown out in a very short time, and that's what I expect to happen in India too, inshallah. Fantastic. असलम भाई, इंशाल्लाह। असलम भाई, जो आपने ये बात रखी उसको मैं जरा सा एक विदेशी एंगल लेना चाहता हूं, और वो ये है कि नजमा जी, यू आर ऑब्जर्विंग, आप देख रहे हैं कि इंडिया में मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ते आए हैं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, और लड़ते रहेंगे। वही हिंदू भी करते हैं, वही क्रिश्चियंस भी करते हैं, वही सिख ईसाई बहुत सब करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम ये देख पा रहे हैं, और अब मैं पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आता हूं, कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को मेरे हिसाब से अगर 14%, 14% के आसपास की आबादी है, तो उतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक फैक्ट है। हम हो सकता है कि अगर हम कॉर्पोरेशंस और पंचायत लेवल पे देखें तो शायद हो, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास इस समय तो नहीं है। लेकिन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में, बिकॉज दे आर द लॉ मेकर्स, the participation of Muslims is not at par with 14% of the population that Muslims are. Because हम इंडिया के अंदर विमेन राइट्स की बात करते हैं, औरतों के अधिकार की बात करते हैं, 50% उनको रिजर्व करने की बात करते हैं। चलिए, मुझे मुसलमानों के रिजर्वेशन की सवाल की बात नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, क्योंकि रिजर्वेशन देने से आप उस इंसान को या उस कम्युनिटी को कमजोर बनाना भी शुरू कर देते हो, ऑल्दो ऊपर लाने की इंटेंशन होती है। ये देखा है हमने SC ST OBC में कि उन्हें और कमजोर बना दिया है बजाय ऊपर लाने के लिए। सो नजमा जी, द इंटरनेशनल एंगल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दैट मुस्लिम्स इन इंडिया, वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों या इंडिविजुअल हों, कि हम किसी तरह से इंडिया में मुसलमानों को ऊपर लाएं। एंड उसके लिए जरूरी है, क्योंकि इस डिस्कशन में निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं, इज देयर अ थॉट प्रोसेस और कैन देयर बी अ कंसेंसस एटलीस्ट इन द NRI Muslims across the world to first of all think about this, if no other input, then at least on the political front, how can Muslim NRIs help Muslims in India on a political front? Yes, जो आप बोल रहे हैं, it's a very important issue in a democracy. Democracy में all colors must be represented. Then only it will be a democracy. आप जैसा बोला, 14% मुस्लिम्स जो है, 14.5% आपको लोकसभा में भी होना चाहिए, आपको राज्यसभा में भी होना चाहिए। वो जो क्रिश्चियंस भी है उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और सिख्स है उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जब आप बात करते हो, अपना लोकतंत्र भी कहता है कि डेमोक्रेसी में आपको सबका साथ में लेके चलना पड़ता है। दैट इज डेमोक्रेसी। एंड सेक्युलरिज्म इज ओके, आपका रिलीजियस फ्रीडम है इसमें। मगर जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, माइंड यू। इतना बड़ा डेमोक्रेसी कहीं वर्ल्ड में नहीं है, एंड वी हैव बीन कैरिंग इट आउट फैंटास्टिकली। इंडियन विद इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरेट, और आपके bureaucracy, not to mention the bureaucrats of India, they are carrying further the legacy, which sometimes the ministers can fail, but bureaucrats don't fail. That's bureaucrats actually running the country, I would say, India. Agreed. So इसमें आपको parties में, they should have that conscious in the parties, कि parties should promote such things, thinking that they are democratically, election तो जा रहे democratically, तो फिर आप इतना रिप्रेजेंटेशन साथ में लेके क्यों नहीं जा रहे? उनको चांस दीजिए, मुस्लिम्स को चांस आपके पार्टी में रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज मुस्लिम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया. दे आर देयर, दे विल बी देयर, एंड दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. एंड हाउ आप पूछते हैं how NIRs can help this? Well, NIRs, for this, education is so important. For any sort of, जैसा आप पहले भी असलम साहब बोले थे कि without education, a country doesn't progress. With education, they get awareness. With awareness, things can change. When things are reformed, then implemented, that's how the growth will occur in any given country, That is, fantastic. Education is the basis. Basis is education. Fantastic. NRIs can, from Muslims, like, जब कभी मुस्लिम की बात करते हैं तो वो मदरसा कह देते हैं.
मदरसा में बहुत मुस्लिम्स पढ़ते हैं, बट दैट इज नॉट द फैक्ट. फैक्ट इज, अगर आप सच्चार कमेटी का रिपोर्ट देखें, मुस्लिम्स में 30% जो है सो प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं और 60% गवर्नमेंट पे जाते हैं, और ओनली 4% जो है सो गो टू मदरसा. सो दिस हैज बीन by the position party इसको बहुत elaborate करके बोल रहे हैं, जो that is not a fact. Fact is that only 4%. नजमा जी, yes, नजमा जी ने बहुत ही interesting data fact दिया है. I am thankful to her that she brought this data fact, and I am now going to connect this particular fact with our politician on the panel. असलम साहब, पॉलिटिकल स्पेस क्यों नहीं ले पा रहे हैं मुस्लिम्स इंडिया के अंदर, ये आप देश को बताइए, और साथ में उससे पहले आप बताइए द contributions of Muslims to India which need not be told, but I still want you to highlight a bit. निशांत भाई, मैं पहले आपको एक सच्चार कमेटी का जो सजेशन था वो आपको मैं बता दूं पहले, राइट. According to the 2002 law of delimitation, right, सच्चार कमेटी में एक बात खुल के निकल आई कि there is a mandate, constitutional mandate, to reserve the seats for the SC. I'm sure you're aware of it. Whether it is in the whether it is in Lok Sabha, whether it is the Parliament, whether it is the Assembly, State Assembly, whether it is in the corporatist elections, in the municipal councils or whatever, there is a reservation which is supposed to be given to the SCs, and definitely it has to be given because it's a constitutional mandate. Now, when the Delimitation Commission sits, what we have identified and what has been observed from the Sachar Committee report is that the delimitation which has happened in the SC constituencies, be it MP constituencies or MLA constituencies, most of the Muslim dominated constituencies have been reserved as SC constituencies. This is a very interesting fact which was brought in by the Sachar Committee, and it was published as well. And there is a growing demand. आज community का बहुत बड़ा demand है, not only with with the BJP now, which is ruling the country from the last 7 years, even with the Congress earlier when the UPA was available, right? It was a growing demand by the Muslim community that we need to set up a delimitation committee again, reconstitute the delimitation commission once again, and relook at the matter. I will give you multiple. Since I stay in Bangalore, निशांत भाई, मैं आपको बता दूं, बैंगलोर में ऐसे 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जहां पे मोर देन 80% पॉपुलेशन मुस्लिम्स का है और वो SC रिजर्व बना चुके हैं. Right? This is a sure shot constituency for a Muslim MLA, right? And let me talk about what you're saying reminds me of Gujarat. I have lived in Gujarat for 30 years. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात गुजरात की बता दूं. सारा देश जब सच्चार कमेटी के बारे में, सच्चार कमेटी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था, एवरी गवर्नमेंट, सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट और सरकारें ट्राई कर रही थी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, क्या करें. नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाएं, उसको हाउ मच ऑफ फंडिंग वी शुड डू. Whereas in Gujarat, I'm sure you know it, you are from Gujarat, in 2013, they have filed a petition against the Sachar Committee report stating that as unconstitutional. It should not be done on religious lines. Now, this is the kind of mindset which our honorable former chief minister had, and who's supposedly our honorable prime minister today. So that's the mindset they have against the minorities. Right? It is not Aslam only. Yes, I completely agree with you. I completely agree with you. I shall be making probably another show in order for this to carry forward, because I am currently running out of time, and I currently wish to tell everyone watching this show live and later recorded wherever you want to see it. ये पूरे देश एंड वर्ल्ड को पता चलना चाहिए कि देखिए कितनी माइन्यूट बातें हैं जो आपको नहीं पता है. जैसे नजमा जी ने कुछ बातों को रखा, जैसे असलम साहब ने बातों को रखा. मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम को आप लोग बार बार देख करके कम से कम जो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल परिवेश के अंदर जिस तरीके का राजनीतिक द्वेष फैलाया है। फॉर एग्जाम्पल ये डीलिमिटेशन वाली बात, आप आंख उठा के देखिए चारों तरफ, आपको डीलिमिटेशन करके किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति खेली जाती है, उसका खेल आपको दिखाई देगा। और ना केवल इतना, we actually will try to in another episode of this particular program where we are going to talk about Muslims in India. जाते जाते मैं आप दोनों का धन्यवाद करूं, उससे पहले नजमा जी, few words on the way forward for Muslims in India, for their and India's betterment. Yeah, way forward for Muslims in India is education, education, education. The three. They have to get educated, and madrasas, maktabar, I think they say that, where supplementary education is given, that should be encouraged by your both a minority community, jo aapka wo hai, government ka. They should promote those things and give employment chances, share of employment in banks, in other different public sectors, especially even if they are educated in madrasa, that shouldn't hinder. They should be given job opportunities in the army. They are not taking any. अब बोलते हैं सबका विश्वास, अगर विश्वास तो फिर बताइए, विश्वास इसी में बताइए, जॉब दीजिए, जहाँ पे विलेज में where there are no the majority of Muslims are living, but there are no schools, no healthcare center. This is not how a country develops. So education is first, health. Yes. Politician coming from a political party, you have been into politics for so long, you have been looking around the current politics, the past politics, the politics of current opposition, past governments and so on. आप कल ये बताइए कि कम्युनिटी इसमें कहां पिच इन करती है for the betterment of the community by itself. Nishant bhai, I second the thought which was given by Najma ji. First of all, the first word in Quran is Iqra. It means knowledge and education. This is what we need to emphasize on. The community needs to emphasize on that. Now, one more thing, I will go back. I'll just quickly take 1 minute, Nishant ji. I'll go back to the Sachar committee report, in which it told that the UPSC representation of Muslims, the civil services representation of Muslims in 2005, 2004 and 5 was just about 2.5%. I am thankful to a lot of NGOs and organizations who have developed our young talent, who have coached our young talent to clear the UPSC exams and the IAS exams, civil services exams. Today, Muslim community has come up to 5%. The decisions in the country are taken by the top bureaucrats. The community has understood that. And I would like to appreciate Mr. Zafar, the Zakat Foundation, which has created such talent, and there are multiple organizations in Bangalore, Hyderabad. I know a couple of them in Delhi as well, who've been strongly working on this, right? And you need to enter into the civil services, and definitely the community will progress and prosper. And Suresh Chawanke, these kind of bigots have to be thrown out of journalism. Don't talk about these kind of bigots have to be thrown out of journalism, who are trying to create unrest in the society. So it's I completely agree with Aslam Bhai. I completely agree with Aslam Bhai. I completely agree with Najma ji here. I have run out of time here. I completely understand, and I wish to tell the entire world and the country today through this panel discussion, बिना हिंदू मुसलमान के झगड़े और आवाज किए लंबे हम लोग अच्छे से बात भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, और ना केवल उतना, हम सेंसिटिव बातों को कितने अच्छे से कर सकते हैं, और ऐसे डिस्कशंस को और करना जरूरी है ताकि एक आम आवाम को इंडिया में पता चले कि हकीकत में हो क्या रहा है. सो आई पर्सनली थैंक Syed Aslam Pasha Sahab from JDS Bangalore today for participating in such wonderful discussion and
the information that you have parted with us. I thank you, Aslam Saab. Thank you, Najwa ji, from joining all the way from Norway. I'm sure अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो आपको भी इजाजत चाहिए होगी. So thank you everyone for joining, and thank you all the viewers for joining us. And I think we all have understood a bit of what India wants, what India thinks intellectually, what is the political clan thinking. ये बिना झगड़े फसाद के भी हमने आज देखा किस तरीके से हमने मुसलमानों के 1947 के पार्टीशन के बाद की बात समझी, उनके ग्रोथ और अंडर डेवलपमेंट की बात को थोड़ा सा हमने टच कर पाया. इम्पैक्ट जो था कि रिलीजियस फंडामेंटल जो लोग जो होते हैं, फंडामेंटलिज्म और लिबरल जो मुस्लिम्स हैं, उनमें क्या फर्क है, इस पे हमने चर्चा करी. आपने देखा कि इस प्रोग्राम में बिना झगड़े के एक फ्रिक्शन का डिस्कशन हुआ कि कैसे आरएसएस और मुस्लिम्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और आरएसएस किस तरीके से एक एनजीओ बनने तरीके से चलाने वाली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहता है खुद को, और वो एक कम्युनिटी के साथ फ्रिक्शन करता है. आपने पूरे के पूरे डिस्क्रिमिनेशन मुसलमान समाज के साथ होते हुए देखा, पर समझिए, समझने की कोशिश करिए कि ये राजनीतिक नौटंकी करने के लिए किसी को भी कम्युनिटी, किसी को भी खराब करने को तैयार हो जाते. तबलीगी जमात को लेकर के वो मुसलमानों के पीछे पड़ जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी को दबा के रखेंगे. अब तो ब्राह्मणों के भी खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. मुसलमान ने इस देश के लिए, हिंदुओं ने इस देश के लिए, सिखों, ईसाइयों, जैन, बौद्ध, पारसी, सबने इस भारत के अंदर इतना कंट्रीब्यूट किया है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग अगर किसी एक धर्म विशेष को बदनाम करते हैं, तो ये मान लीजिए कि वो धर्म को बदनाम नहीं, वो खुद को बदनाम कर रहे हैं, इसके उपरांत कुछ नहीं. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. निशांत वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाउड इंडिया टीवी. ये क्या हो रहा है, जरूर सोचिएगा. गुड नाइट.